तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जहां पर केल ब्लू और उन सभी के साथ मिलकर आइलैंड 5 के ऊपर अटैक कर दिया था और वहां पर पहले से ही काफी सारे मरमिड और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि क्रेजी मेज था, जिससे चोइहान काफी देर तक फाइट करता है और फिर माना एक्सप्लोजन की वजह से क्रेजी मेज वहीं पर मारा जाता है। लेकिन हम वहां पर एक स्पेयर मैन और एक स्वॉर्ड मैन को देखते हैं जो असल में काफी ही ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन जब उन दोनों को पता चलता है कि वे लोग केल और बाकी सभी लोगों को संभाल नहीं पाएंगे तो वे लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वहाँ से जाते जाते ड्रैगन स्पेयर मैन के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद केल मरमिड के ब्लड से रॉन को हील करता है और फिर हैनिट्यूस टेरिटरी के अंदर आ जाता है। लेकिन जब उसकी बात क्राउन प्रिंस से होती है तो क्राउन प्रिंस उसे बताता है कि उसे कहीं पर जाना है जिसके लिए उसे अपने ऑरा को छिपाना होगा, यानी कि अपने डार्क एल्फ के ऑरा को, और उसके लिए उसे एक ब्रासलेट की जरूरत है जिस ब्रासलेट को केल को डार्क एल्फ के विलेज के अंदर जाने के बाद लाना है। और उससे आगे कहता है कि अगर केल क्राउन प्रिंस के इस काम को नहीं करता तो हो सकता है कि क्राउन प्रिंस इन सभी चीजों के दौरान मारा जाए। लेकिन केल इस तरह क्राउन प्रिंस को मरने नहीं दे सकता था क्योंकि उसे एक शांति भरी लाइफ जीनी थी जिसके लिए उसे क्राउन प्रिंस की जरूरत थी। और फिर वह क्राउन प्रिंस से कहता है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि असल में डार्क एल्फ विलेज कहाँ पर है। और अब आगे क्राउन प्रिंस की बात को सुनकर केल कहता है तो इसका मतलब मुझे नॉर्थ वेस्ट जाना होगा और वहीं पर डार्क एल्फ रहते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है मुझे मालूम है कि उस जगह के बारे में तुम्हें पता होगा क्योंकि उस जगह को लैंड ऑफ डेड कहा जाता है और वहाँ पर सुबह के समय पूरा रेगिस्तान खून की तरह लाल हो जाता है और रात के समय आसमान की तरह पूरा ब्लैक हो जाता है। और अगर मैं सच कहूँ तो हर दिन वहाँ पर एक नया सैंड ड्यून क्रिएट होता रहता है और पास्ट में एक नेक्रोमेंसर ने वहां पर काफी सारे कॉप्स को जगाया था और वह जगह एक बैटलफील्ड का लोकेशन है। क्राउन प्रिंस की सभी बातों को सुनकर ड्रैगन केल से पूछता है इंसान क्या हम फिर से ट्रैवल करने वाले हैं। तभी केल ड्रैगन से कहता है रॉन जल्दी से इस क्रिस्टल को कहीं पर कनेक्ट करो। रॉन पूछता है कहाँ पर। केल मुस्कुराते हुए कहता है किसी और जगह, और फिर अपने मन में कहता है यहाँ पर बस एक ही ऐसा चर्च है जो सन गॉड चर्च के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। असल में यह चर्च कोई मून या फिर डार्कनेस वाला चर्च नहीं है बल्कि इस चर्च का नाम टेम्पल ऑफ डेथ है और इसके बारे में तुम सभी को पहले से पता होगा और उसी टेम्पल की केज प्रिस्टेस है। इसलिए जल्दी से इस टैंक टेरिटरी के अंदर कनेक्ट करो। अगले सीन में हम केल को देखते हैं जो केज के साथ बैठा था और फिर केज केल से पूछती है तो इसका मतलब डार्क एल्फ लैंड ऑफ डेड में रहते हैं और आप मुझसे चाहते हैं कि मैं उस चीज को ब्लेस करूं अपने पावर के साथ जिससे उसे कुछ ना हो। केल कहता है हाँ तुमने सही कहा, कैपिटल से निकलने के बाद तुम्हें उसे लगातार डेथ गॉड के ब्लेसिंग से ब्लेस करना होगा। यह सुनकर केज परेशान होते हुए कहती है यंग मास्टर केल क्या आप सच में सन गॉड टेम्पल के किसी पृष्ठ को मारने वाले हैं। केल मुस्कुराते हुए कहता है क्या सच में मैं तुम्हें ऐसा कोई पर्सन लगता हूँ। तभी केज केल से आगे कहती है लेकिन ऐसा कोई रीजन नहीं है जिससे आप सन गॉड चर्च के अगेंस्ट खड़े हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई अमीर होने वाली एंशिएंट पावर है। तभी केल दरवाजे के पास जाता है और फिर केज से कहता है मैं तुम्हें किसी के साथ मिलवाना चाहता हूँ और फिर दरवाजे को खोलता है जहाँ पर एक न्यू लेडी होती है और फिर केल उसके साथ बात करने लगता है। उन दोनों को इतनी अच्छी तरीके से बात करता हुआ देखकर केज भी काफी हैरान थी। तभी वह लेडी कहती है तो क्या तुमने इसे हर एक चीज के बारे में बता दिया। और फिर केज से कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम टाशा है और मैं एक डार्क एल्फ हूँ और मैं ही आपको डार्क एल्फ विलेज तक गाइड करूंगी और असल में मैं अपने स्किन टोन को चेंज भी कर सकती हूँ। केज उससे हाथ मिलाते हुए कहती है मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम केज है और मैं गॉड ऑफ डेथ चर्च की एक प्रिस्टेस हूँ। उन दोनों के मिलने की खुशी में वे दोनों पार्टी करने के बारे में बात करने लगते हैं। तभी केल टाशा से कहता है
टाशा अभी के लिए हमें चलना होगा। अगले सीन में हम रेगिस्तान का सीन देखते हैं जहाँ पर हम केल के नए लुक को देखते हैं और वो सभी लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन असल में वहाँ पर काफी गर्मी थी। तभी केल अपने सामने देखता है जहाँ पर उसके सामने एक काफी बड़ी दीवार थी, जिसे देखकर केल टाशा से कहता है, टाशा तो इसका मतलब अगर हम इस दीवार को पार करते हैं तो वहाँ से लैंड ऑफ डेड शुरू हो जाएगा। टाशा कहती है, हाँ बिल्कुल। तभी रोजलिन कहती है, लेकिन यह काफी अजीब है कि यहाँ पर एक गेट है। टाशा भी कहती है, हाँ तुमने सही कहा। तभी कैरेज से उतरते हुए केज कहती है, लेकिन आखिरकार यहाँ पर एक गेट क्यों है? यह सुनकर केल एक तरफ इशारा करता है और कहता है, मुझे इसके बारे में मालूम है। हम उस साइड देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ भागते हुए कुछ सोल्जर जाने लगते हैं और कहते हैं, जल्दी से उन्हें पकड़ो। केल आगे कहता है, उन लोगों ने गेट को इसलिए बनाया है जिससे वे लोग उन लोगों को पकड़ सके और कोई भी यहाँ से भाग ना सके। हम उन सोल्जर्स को देखते हैं जो उन लोगों को पकड़ लेते हैं और काफी ही ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। तभी टाशा कहती है, यहाँ पर काफी कम लोग रहते हैं, लेकिन इस जगह को डॉबरी फैमिली मैनेज करती है और वे लोग लगातार लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल हो रही है। हम उसी सोल्जर्स को देखते हैं जो उठाकर उन लोगों को फेंक देते हैं और वे लोग उन सोल्जर से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन वे सोल्जर्स उनमें से किसी को भी माफ नहीं करते और गालियां देते हुए उन सभी पर्सन को पीटने लगते हैं। तभी केल कहता है, रुको, और फिर एक गोल्ड कॉइन निकालते हुए कहता है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। यह सुनकर वह पर्सन उस गोल्ड कॉइन को रख लेता है और कहता है, यंग मास्टर आप काफी अच्छे हैं। और फिर चिल्लाकर कहता है, जल्दी से गेट को ओपन करो। और फिर केल से आगे कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर वापस जिंदा जरूर आ जाइए, क्योंकि वह जगह काफी ही ज्यादा खतरनाक है। तभी केल वहाँ से जाते हुए उस पर्सन को एक और गोल्ड कॉइन देता है और उससे कहता है, उन लोगों को छोड़ दो। सोल्जर कहता है, हाँ मैं समझ गया। और फिर केल से झुकते हुए कहता है, लेकिन यंग मास्टर आप काफी दयालु हैं। उस पर्सन के कुछ देर पहले वाली हरकत को याद कर कर केल कहता है, बेकार की बातें करना बंद करो। और फिर जाते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ पर वापस जिंदा आ गया तो मैं तुम लोगों को एक और गोल्ड कॉइन दूंगा, इसलिए उन लोगों को रिलीज कर दो और उन लोगों को कुछ होना नहीं चाहिए। यह सुनकर वे नाइट कहते हैं, हाँ मैं समझ गया और हम आपका इंतजार करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वे लोग लैंड ऑफ डेड में आ गए थे, लेकिन वे सभी लोग केल को घूर रहे थे और केल उन सभी से पूछता है, क्या हुआ? टाशा जल्दी से हमें लेकर चलो। लेकिन टाशा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यंग मास्टर काफी काइंड हैं। टाशा की बात को सुनकर केल कहता है, क्या काइंड? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई काइंड पर्सन हूँ। यह सुनकर टाशा कहती है, कोई बात नहीं, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, इसलिए सभी लोग मुझे फॉलो करो। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वे लोग जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर काफी तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से उन लोगों को शील्ड का यूज करना पड़ रहा था। और वहाँ के इतने लाल रेत को देखकर केल खुद भी काफी हैरान था। तभी टाशा कहती है, तो सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ पर कुछ होने वाला है। सभी लोग हैरान होकर जब अपने सामने देखते हैं, हम आसमान की ओर देखते हैं जहाँ पर रात होने लगी थी। आसमान से कुछ चमकने वाली चीजें जमीन पर गिर रही थी और असल में वह सब देखने में काफी ब्यूटीफुल था। अपने सामने का नजारा देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि कुछ देर पहले वहाँ की हालत काफी ही ज्यादा खराब थी। तभी ड्रैगन खुश होते हुए कहता है, यह तो काफी ठंडी जगह है, सच में मुझे यह रेगिस्तान काफी पसंद है। केल कहता है, सच में यह जगह काफी मिस्टीरियस है, अचानक से रात को यह जगह काफी ठंडी हो गई। तभी टाशा पूछती है, अगर आसमान जमीन के ऊपर गिर रहा है तो जमीन कहाँ पर जाती है? केल कहता है, अगर आसमान जमीन के ऊपर गिर रहा है तो इसका मतलब डार्क एल्फ आसमान से और भी ज्यादा गहराई के अंदर गिरते हैं। टाशा कहती है, हाँ आपने सही कहा, और फिर अपने रियल फॉर्म के अंदर आ जाती है और कहती है, तो अब यहाँ से मैं आपको डार्क एल्फ के सिटी तक गाइड करूंगी, इसलिए आप सभी को मुझे फॉलो करना है।
तभी अचानक से हम उन लोगों के सामने देखते हैं जहाँ पर उन लोगों के सामने एक मिस्टीरियस सा पोर्टल ओपन हो जाता है और टाशा कहती है सबसे पहले मैं जाती हूँ। लेकिन केल काफी परेशान था कि कहीं नीचे गिरकर वह मर न जाए, लेकिन फिर भी वह पूरा हिम्मत जुटाकर उसके अंदर कूद जाता है और कहता है मुझे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पास रॉन है जो मुझे बचा लेगा। तभी केल को फील होता है जैसे कि वह स्लाइड कर रहा है, लेकिन इसमें ड्रैगन को काफी मजा आ रहा था और वो कहता है मैं इसे फिर से करना चाहता हूँ। लेकिन केल को आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था कि आखिरकार उसके आसपास क्या है और वह किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। लेकिन अचानक से वह किसी चीज के ऊपर आकर गिरता है और वह चीज केल को काफी मुलायम फील होता है। तभी टाशा कहती है तो सभी लोग उठ जाओ क्योंकि आप सभी का सिटी ऑफ डेथ के अंदर स्वागत है। उस जगह को देखकर रोजलिन काफी हैरान थी और कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच में इस दुनिया के अंदर ऐसा प्लेस भी एग्जिस्ट करता है। हम उन सभी के आसपास काफी छोटे छोटे स्पिरिट को देखते हैं जो बॉल के फॉर्म में थे, जिसे देखकर केल उनके बारे में टाशा से पूछता है। टाशा उसे बताती है यह सभी नेचर का पावर है। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो काफी तेजी से उन लोगों की तरफ भाग कर आ रहे थे और फिर केल आगे अपने मन में कहता है डार्क एल्फ को डेडमाना से पावर मिलता है, लेकिन फिर भी वह नेचर से काफी प्यार करते हैं। लेकिन वे लोग एक डार्क स्पेसीज हैं, लेकिन फिर भी असल मायनों में वे सभी अभी भी एक एल्फ हैं। बस वे लोग डार्क माना का यूज करते हैं और उसके साथ ही साथ वे लोग स्पिरिट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तभी वे तीनों उन लोगों के पास आ जाते हैं और उन सभी को टाशा हाय करती है। तभी टाशा को इग्नोर कर उनमें से एक पर्सन केल के पास चला जाता है और कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, अब यहाँ से हम लोग आपको गाइड करेंगे और अगर आपके पास कोई लगेज है तो हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। केल कहता है हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या आप हमें मेयर तक लेकर चल सकती हैं? वह पर्सन कहता है हाँ मेयर आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे और मैंने सुना है कि आप एक नोबल हैं। केल कहता है हाँ तुमने सही कहा। तभी केल कहता है मैं इस सिटी को जितनी बार भी देखूं यह मुझे उतना ही बार हैरान करता है। टाशा कहती है हाँ आपने सही कहा क्योंकि यह सिटी दूसरे सिटी से काफी ही ज्यादा डेवलप है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ डार्क एल्फ रहते हैं बल्कि यहाँ पर इंसान भी रहते हैं। केल पूछता है आखिरकार क्यों? यह सुनकर टाशा सिर्फ केल की तरफ देखकर मुस्कुराती है और केल को समझ में आ जाता है और फिर कहता है मुझे समझ में आ गया क्योंकि जो लोग गेट को पार कर लैंड ऑफ डेड में आते हैं असल में वे लोग इस एरिया के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर दोबारा वे लोग कभी भी वहाँ पर नहीं जाते और सभी लोगों को लगता है कि वे लोग मारे गए। यह सुनकर दूसरा पर्सन कहता है हाँ आपने सही कहा। केल आगे अपने मन में कहता है लैंड ऑफ डेथ 5 मिस्टीरियस जगहों में से एक है और यह लाल रेगिस्तान अनगिनत लोगों के मरने से बना है और यहाँ पर एक अंधविश्वास है कि एक नेक्रोमेंसर ने यहाँ पर एक कर्ज कर दिया है जिससे कोई भी इस रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ तक कि यह बस एक अफवाह है, लेकिन फिर भी सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। सच में यह काफी अमेजिंग है और इन लोगों का इस सिटी के साथ काफी अच्छा कनेक्शन है। वे सभी डार्क एल्फ जिन्हें लोग क्रिटिसाइज करते थे और उन लोगों को उन सब सिटी से बाहर निकाल दिया था, वे लोग यहाँ पर इंसानों के साथ रह रहे हैं। सच में इन सभी एल्फ का माइंडसेट उन सभी एल्फ से काफी अलग है क्योंकि वे सभी एल्फ इंसानों से नफरत करते हैं। और फिर मुस्कुराते हुए उस पर्सन से कहता है तो मुझे समझ में आ रहा है कि नेचर असल में डार्क एल्फ को इतना प्यार क्यों करता है। तभी वह पर्सन कहता है इस जगह को लैंड ऑफ डेथ कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया, लेकिन यह पूरा रेगिस्तान डेथ एनर्जी से भरा पड़ा है और 1 या फिर 2 सालों में यहाँ पर हमेशा एक स्मॉल अमाउंट में डेडमाना बनता है। तभी केज कहती है लेकिन डेथ एनर्जी कोई इविल एनर्जी नहीं है। अगर हम अपने लाइफ सर्कल की बात करें तो डेथ लाइफ के अंदर एक काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। यह सुनकर वह पर्सन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम गॉड ऑफ डेथ की एक प्रिस्ट हो। यह सुनकर केज मुस्कुराते हुए कहती है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। तभी केल आसमान की तरफ देखता है और कहता है मुझे ऐसा लगता है कि इस लैंड को गॉड ऑफ डेथ द्वारा दिया गया है और ये लोग सभी लोगों से अलग रहते हैं क्योंकि ये लोग डार्क स्पेसीज हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस वजह से ये लोग इविल नहीं बन जाते और ऊपर से इंसानों के बीच भी काफी सारे क्रेजी और इविल लोग रहते
हैं। यह सुनकर रॉन भी कहता है, यंग मास्टर आपने सही कहा। तभी टाशा कहती है, तो अब हमें आगे चलना चाहिए। अगले सीन में हम मेयर के ऑफिस का सीन देखते हैं। टाशा उसे बताती है, हमारे सिटी के अंदर जो पर्सन सबसे ज्यादा सीनियर होता है हम उसे ही मेयर बनाते हैं। अगले सीन में हम मेयर को देखते हैं जो काफी हैरान होकर उस कमरे के अंदर आता है और अभी के लिए उसकी उम्र 521 साल थी। और असल में वह इतना हैरान होकर यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उसे एक काफी अजीब एनर्जी फील हुई थी। तभी टाशा कहती है, ग्रैंडपा आखिरकार क्या हुआ? टाशा के मुंह से ग्रैंडपा सुनकर केल अपने मन में कहता है, क्या टाशा उस पर्सन से क्लोज है या फिर वे दोनों ब्लड रिलेटेड हैं? तभी टाशा अपने ग्रैंडफादर से कहती है, ग्रैंडफादर आप इतने हैरान क्यों हैं और ऊपर से मैं इतने लंबे समय बाद यहाँ पर आई हूँ। तभी टाशा के ग्रैंडफादर केल के पास आ जाते हैं और कांपते हुए कहते हैं, क्या हो सकता है? लेकिन केल को काफी बैड फीलिंग आने लगती है। तभी मेयर काफी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने सुना है कि आपके पास डेड ड्रैगन का माना है और क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक ड्रैगन हैं यंग मास्टर? मेयर की बात को सुनकर केल कहता है, मुझे मालूम था। और फिर मेयर से कहता है, मैं कोई ड्रैगन नहीं हूँ। मेयर कहता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि मैं आपके आसपास से ड्रैगन की माना को फील कर सकता हूँ जो नेचर की पावर को कंट्रोल कर सकता है। मेयर की बात को सुनकर ड्रैगन मुस्कुराते हुए कहता है, सच में इन लोगों का सेंस काफी अच्छा है। तभी केल आगे उस मेयर से कहता है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मैं कोई ड्रैगन नहीं हूँ। मेयर हैरान होते हुए कहते हैं, काफी लंबे समय पहले मैं एक ड्रैगन से मिला था और मैं उसी की एनर्जी को तुम्हारे पास से सेंस कर सकता हूँ और मेरी स्पिरिट भी बता रही है कि आपके आसपास जो माना है वो माना उसी ड्रैगन के माना के सिमिलर है। लेकिन केल काफी हैरान था और अपने मन में कहता है, क्या इस ओल्ड मैन ने सच में एक ड्रैगन को देखा? लेकिन इसमें ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है क्योंकि इसकी उम्र 521 साल है, तो इसका मतलब उसकी स्पिरिट इतनी पुराने एनर्जी को भी याद कर सकती है। अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं जल्द ही एक्सपोज हो जाऊंगा क्योंकि मैं ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकता। और ऊपर से उसके स्पिरिट ने पहले भी एक ड्रैगन के एनर्जी को फील किया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उनसे कितना बार झूठ बोलता हूँ, वे लोग जरूर मेरे ऊपर शक करेंगे। तो इसी वजह से मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। और फिर पीछे मुड़कर चोईहान को इशारा करता है, जिस इशारे को पाकर चोईहान उस दरवाजे को बंद कर देता है। तभी केल कहता है, रॉन। यह सुनकर रॉन कहता है, क्या मैं अपने आप को रिवील कर सकता हूँ? केल कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी रॉन अपने ऊपर से इनविजिबल होने वाले मैजिक को हटाने लगता है और अपने सामने का नजारा देखकर उन सभी की आंखें बाहर आ जाती है। और दूसरी साइड मेयर हंसने लगते हैं। हम ड्रैगन को देखते हैं जो पूरी तरीके से विजिबल हो गया था। और फिर केल ड्रैगन की तरफ इशारा करते हुए सभी से कहता है, असल में यहाँ पर एक ड्रैगन है। अपनी आंखों के सामने एक रियल ड्रैगन को देखकर मेयर कांपने लगता है और उन सभी लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उनमें से काफी सारे पहली बार अपनी आंखों के सामने एक रियल ड्रैगन को देख रहे थे और फिर हैरान होते हुए कहते हैं, सच में यहाँ तो एक ड्रैगन है। तभी मेयर ड्रैगन के सामने झुक जाता है और कहता है, आखिरकार मैं आपके सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ? मेयर की ऐसी हरकत देखकर केल अपने मन में कहता है, मुझे पता था कि डार्क ड्रैगन को देखकर ऐसी हरकत करेंगे, लेकिन यह कुछ ज्यादा है। अपने सामने मेयर को झुकता हुआ देखकर ड्रैगन खुश हो जाता है और फिर अपनी बड़ाई करते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं एक महान ड्रैगन हूँ और मेरा नाम रॉन मीर है और इसी साल मैं 4 साल का हो जाऊंगा। ड्रैगन को अपनी एज भी बताता हुआ देखकर केल काफी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, यह सब बताना जरूरी नहीं था। तभी ड्रैगन मेयर को और भी ज्यादा बातें बताते हुए कहता है, उसका नाम केल हैनिटियोस है, लेकिन असल में वह काफी कमजोर है और इसी वजह से मैं उसका ध्यान रखता हूँ। यह सुनकर केल परेशान होते हुए मन में कहता है, असल में यह बात उसे नहीं बताना था। तभी केल मेयर से आगे कहता है, विलेज हेड प्लीज खड़े हो जाइए, लेकिन मेयर खड़ा होने से मना कर देता है और फिर कहता है, मैं पहली बार जिस ड्रैगन से मिला था उसने मुझसे कहा था अगर मैं किसी ड्रैगन के सामने अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ तो इसका मतलब है
कि तुम उस ड्रैगन के साथ फाइट करना चाहते हो, और ऊपर से मैं किसी भी ड्रैगन के साथ फाइट नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे झुके रहने दीजिए। मेयर को इस तरह घबराता हुआ देखकर केल अपने मन में कहता है आखिरकार मेयर किस तरह के ड्रैगन से मिला था, क्योंकि उसके एक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि वह उस ड्रैगन से काफी डरा हुआ था। लेकिन ड्रैगन काफी महान बनते हुए कहता है मुझे यह सब पसंद नहीं है, इसलिए तुम खड़े हो सकते हो। यह सुनकर मेयर तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है आपका शुक्रिया। तभी अचानक से ड्रैगन पीछे मुड़कर केल की तरफ देखता है, जिसकी वजह से केल भी हैरान हो जाता है। तभी ड्रैगन एक शैतानी मुस्कान के साथ केल से कहता है इंसान, मुझे लगता है कि अब मैं काफी महान हो गया हूँ। यह सुनकर केल भी उसे मुस्कुराता हुआ देखने लगता है। अगले सीन में हम मेयर को देखते हैं जो अपने आप को केल से इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं मेरा नाम ओवेंटे है। यह सुनकर केल कहता है और मेरा नाम केल हेनिटियोस, लेकिन बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को सीक्रेट रखें कि आपने यहाँ पर एक ड्रैगन को देखा था। यह सुनकर वे सभी हामी भरते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं अपने स्पिरिट की कसम खाता हूँ कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगा। तभी मेयर क्राउन प्रिंस के बारे में बात करते हुए कहते हैं यंग मास्टर केल कि अल्वर जानता है। क्राउन प्रिंस के नाम को इस तरह लेता हुआ देखकर केल हैरान होते हुए अपने मन में कहता है वे काफी आसानी से क्राउन प्रिंस के नाम को ले रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि वे क्राउन प्रिंस के काफी करीब हैं। और फिर मेयर से कहता है नहीं, उन्हें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं उन्हें इसके बारे में खुद बता दूंगा। तभी मेयर केल से आगे कहते हैं लेकिन मैंने सुना है कि आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते जो चीज क्राउन प्रिंस ने आपको दिया था। केल कहता है हाँ बिल्कुल, असल में वह एक ब्रासलेट है। केल कहता है विलेज हेड, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या चीज है, लेकिन क्या इंसान उस ब्रेसलेट को छू सकते हैं? यह सुनकर एक पल के लिए मेयर भी हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं आखिरकार आप मुझसे इस तरह के क्वेश्चन को क्यों पूछ रहे हैं? यह सुनकर केल मेयर को बताता है हमारे पार्टी के अंदर एक ऐसा पर्सन है जो गॉड ऑफ डेथ के ब्लेसिंग को परफॉर्म कर सकता है और किसी भी चीज के ऊपर गॉड ऑफ डेथ के ब्लेसिंग को कास्ट कर सकता है, और वह डेली उस ब्रासलेट के ऊपर गॉड ऑफ डेथ के ब्लेसिंग को कास्ट करती थी। और मेरे पार्टी में से 2 लोगों ने उस ब्रासलेट को टच किया था। मेयर कहते हैं आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही अल्वर पकड़ा जाएगा। लेकिन उसके पास एक चांस है जिससे वह इस खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। तभी केल अपने मन में कहता है केज, जिसे क्रेजी प्रिस्ट कहा जाता है, असल में वह काफी अच्छे से गॉड ऑफ डेथ के ब्लेसिंग को परफॉर्म कर सकती है। अगर उसे टेम्पल के अंदर से निकाल भी दिया गया लेकिन फिर भी उसका ब्लेसिंग थोड़ा सा भी कमजोर नहीं हुआ है। और अगर मैं सच कहूँ तो उसका ब्लेसिंग उन दोनों सन गॉड ट्विंस के बराबर है। और फिर मेयर से कहता है जब यह काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगा। यह सुनकर मेयर केल से कहते हैं यंग मास्टर, यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। केल कहता है आखिरकार क्यों? मेयर उसे बताते हैं मुझे पूरा यकीन है कि यंग मास्टर केल ने इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि यहाँ के रेगिस्तान के अंदर साल या फिर 2 साल के अंदर हमेशा डडमाना आता है, और वह डडमाना काफी खतरनाक होता है, लेकिन उसके अंदर हम सरवाइव कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि वह जल्द ही आने वाला है। केल पूछता है कि आपको पूरा यकीन है? यह सुनकर मेयर उसे बताते हैं हाँ मुझे पूरा यकीन है। 2 दिन बाद वह डडमाना पूरे रेगिस्तान के अंदर फैल जाएगा और लगातार 3 दिन तक रहेगा। केल पूछता है क्या वह डडमाना लिक्विड के फॉर्म में रहता है? मेयर उसे बताते हैं नहीं, असल में वह गैस के फॉर्म में रहता है। यह सुनकर केल अपने मन में कहता है अगर वह लिक्विड के फॉर्म में रहता है तो इसका मतलब वह पूरे रेगिस्तान के अंदर स्मोक की तरह फ्लोट करेगा, जिसकी वजह से रेगिस्तान के अंदर जाना और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ऊपर से टाशा एक डार्क एल्फ है जो काफी आसानी से उस डेडमाना को क्रॉस कर सकती है, लेकिन हम उस डेडमाना के अंदर से नहीं जा सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 1 हफ्ते तक रुकना होगा। और फिर मेयर से कहता है मेरे पास 1 हफ्ते तक काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। और फिर एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए कहता है आखिरकार वो कौन है? यह सुनकर मेयर केल को बताते हैं असल में वही उसी ब्रेसलेट के ऊपर काम कर रही है, और मैंने उसे यहाँ पर उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया है। तभी ड्रैगन काफी हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और
फिर केल को बताता है इंसान, वह पर्सन एक इंसान है, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि उसके पास डार्कनेस एट्रीब्यूट है और असल में किसी भी इंसान के पास डार्कनेस एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, नहीं तो वो मारा जाएगा। ड्रैगन की बात को सुनकर मेयर परेशान होते हुए कहते हैं, सर ड्रैगन असल में बात कुछ ऐसी है। तभी साइड से वही पर्सन कहता है, मैं भी बाहर की दुनिया के बारे में जानना चाहती हूँ। यह सुनकर वे हैरान होते हुए कहती है, मैरी आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो? और फिर मेयर से पूछती है, ग्रैंडपा आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी वही पर्सन मैरी से कहता है, मैरी तुम्हें पता ही होगा कि बाहर की दुनिया काफी खतरनाक है। यह सुनकर मैरी कहती है, असल में इसी वजह से मैं वहाँ पर अकेली जाना चाहती हूँ। यह सुनकर टाशा चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तो तुम काफी बड़ी परेशानी में फंस जाओगी। टाशा की बात से वहाँ का माहौल काफी शांत हो जाता है। तभी ड्रैगन केल से कहता है, इंसान यह पर्सन उस मेज से काफी ही ज्यादा ताकतवर है। यह सुनकर केल अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब यह रोजलिन से भी ज्यादा ताकतवर है। तभी मैरी अपनी डार्कनेस पावर को रिलीज करने लगती है। वह पर्सन हैरान होकर कहता है, मैरी, और वहाँ का माहौल काफी इंटेंस हो जाता है। तभी मैरी अपने हाथ के ऊपर से अपने कपड़े को हटाती है और हम उसके हाथ को देखते हैं जिसके हाथ पर काफी सारे ब्लैक लाइन होती हैं। केल काफी हैरान होकर अपने मन में कहता है, एक इंसान जो डार्कनेस एट्रीब्यूट का यूज कर सकता है और ऊपर से एक इंसान होने के बावजूद डार्कनेस आइटम बना सकता है, सच में यह काफी अजीब है। अगर मैं सच कहूँ तो ऐसा काम कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, लेकिन यही चीज एक इंसान के लिए बिल्कुल अलग होती है, नेक्रोमेंसर जो डार्क एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। हम मैरी के हाथ को देखते हैं जिसके हाथ पर काफी सारे ब्लैक कलर के लाइन होते हैं और फिर केल आगे अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब ये रॉन के हाथ को फिर से उगा सकती है। मैरी उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मैं मैरी हूँ और मैं 25 साल की हूँ। यह सुनकर टाशा तुरंत ही खड़ी हो जाती है और कहती है, मैरी आखिरकार तुम अनजान लोगों को अपनी बॉडी कैसे दिखा सकती हो? क्योंकि असल में सभी इंसान नेक्रोमेंसर से नफरत करते हैं। और फिर घूर कर केल की तरफ देखती है, लेकिन केल को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी साइड से मेयर कहते हैं, यंग मास्टर केल, कि आप नेक्रोमेंसर के बारे में जानते हैं? केल कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। यह सुनकर मेयर कहते हैं, तो मुझे इसके बेसिक के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तभी वही पर्सन कहता है, जब भी डिडमाना ग्राउंड पर आता है तो हम हर रात सरफेस पर जाते हैं, यानी कि रेगिस्तान में, और वहाँ पर जो भी ह्यूमन होता है हम उसे यहाँ पर लाते हैं, यानी कि सिटी के अंदर। लेकिन वहाँ पर कई सारे ह्यूमन उस डिडमाना की वजह से मारे जाते हैं। तभी टाशा कहती है, और इसी वजह से हम सभी लोगों को नहीं बचा पाते। लेकिन एक दिन इसी तरह हम मैरी से मिले और उस समय काफी सारा डिडमाना रेगिस्तान के ऊपर फ्लोट कर रहा था और आज तक उतनी सारे डिडमाना को 100 साल के अंदर किसी ने भी नहीं देखा था। हम मैरी को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रही थी और उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रहा था, मैरी भागते रहो, प्लीज पीछे मत देखना, सिर्फ भागो। और उस आवाज को सुनकर मैरी भाग रही थी और अपने मन में कहती है, मुझे भागना होगा, मुझे यहाँ से काफी दूर भागना होगा। और असल में वह आवाज उसकी मॉम की थी और हमें मैरी वहीं पर मिली थी जिसने पहले से ही काफी सारे डिडमाना को एब्जॉर्ब कर लिया था और उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी, सभी को ऐसा लगा कि वह मारी जाएगी। केल पूछता है, तो क्या उसने सरवाइव कर लिया? मैरी उससे कहती है, हाँ मैंने सरवाइव कर लिया, लेकिन यह काफी दर्दनाक था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे नसें फट रही हैं और जब मैं उस दर्द के अंदर थी तो मैंने जीने के लिए डिडमाना को कंट्रोल करना सीखा और इसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं ब्लैक मैजिशियन बन जाऊं या फिर एक नेक्रोमेंसर। तो मैंने एक नेक्रोमेंसर बनना चुना, लेकिन इन सब के बाद अब मुझे ज्यादा दर्द नहीं होता और यह दर्द काफी कम हो गया है, काफी कम। मैरी की सभी बातों को सुनकर केल अपने मन में कहता है, एक ऐसी लड़की जिसने रेगिस्तान के अंदर काफी सारे डिडमाना को एब्जॉर्ब कर लिया था और उसने सरवाइव करने के लिए नेक्रोमेंसर बनना चुना, लेकिन यह चीज गॉड के खिलाफ है और अगर कोई भी नेक्रोमेंसर बनता है तो उसे पूरी जिंदगी दर्द को सहना पड़ता है। मैरी आगे कहती है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ, मुझे बस इतना याद है कि मैं उस रेगिस्तान के अंदर भाग रही थी, यहाँ तक कि मुझे मेरी फैमिली के किसी भी पर्सन के फेस याद नहीं है,
यहाँ तक कि मुझे इंसानों की दुनिया के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कोई मुझसे कह रहा था कि भागते रहो, और मुझे लगता है कि वह आवाज मेरी मॉम की थी। लेकिन 15 सालों तक इस दर्द को सहने के बाद आज मैं खुश हूँ, काफी खुश हूँ, और मैं सभी लोगों की काफी एहसानमंद हूँ। मैंने सुना है कि इंसान नेक्रोमेंसर से नफरत करते हैं और उन्हें नेक्रोमेंसर के बॉडी पर जो स्कार होता है उससे डर लगता है। लेकिन मैं कई बार ऊपर गई हूँ और मैंने अपने सभी निशान को छुपा रखा था, और मैंने पहले से ही काफी सारी तैयारी कर रखी है। इसलिए मैं इंसानी दुनिया के बारे में जानना चाहती हूँ और उसके बारे में क्यूरियस हूँ। तभी ड्रैगन अचानक से उठता है और फिर मैरी के पास जाकर कहता है, तुम काफी ही ज्यादा अमेजिंग हो। यह सुनकर मैरी भी काफी हैरान थी। ड्रैगन उससे आगे कहता है, तुम काफी बहादुर हो क्योंकि तुम जिंदा बच गई। मुझे मालूम है तुम मेरे कितना महान नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम काफी अमेजिंग हो। यह सुनकर केल भी ड्रैगन की बात पर हामी भरते हुए कहता है, हाँ उसने सही कहा, तुम सरवाइव कर गई, इतना काफी है। यह सुनकर ड्रैगन कहता है, हाँ इंसान तुमने सही कहा, मैं इस इंसान को एक्नॉलेज करता हूँ। तभी ड्रैगन केल के बारे में बात करते हुए कहता है, अगर वह कमजोर इंसान मेरे नाखून कितना ताकतवर हो जाता है और फिर खुद ही बाहर जाता है और इंजर्ड होकर वापस आता है, तो इसके बाद मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। ड्रैगन की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, यह तो कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन उसे मुझे इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। और फिर अपने मन में कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैरी किसी को भी अपने करीब नहीं आने देती होगी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी वजह से कोई इंजर्ड न हो जाए। और जैसा रॉन ने कहा, मैं उसकी बात को समझता हूँ, लेकिन फिर भी उसने इतने सालों से जो कुछ भी खोया है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तभी मैरी आगे कहती है, लेकिन अगर मुझे जब तक परमिशन नहीं मिल जाता तब तक मैं ऊपर नहीं जा सकती। और फिर मेयर से कहती है, लेकिन 1 सालों से मुझे कोई भी नहीं पहचान पाया। मेयर उसे रोकते हुए कहते हैं, बस बहुत हुआ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यह सुनकर मैरी कहती है, हाँ मैं समझ गई। और फिर मेयर केल से कहती हैं, यंग मास्टर, जब तक डिडमाना रेगिस्तान के ऊपर से चला नहीं जाता तब तक आप यहाँ पर रुक सकते हैं, और जब वह यहाँ से चला जाएगा तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। तब तक आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। टाशा, यंग मास्टर को उनका रूम दिखा दो। इन सब के बाद वे सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी केल मैरी से कहता है, मैरी। यह सुनकर मैरी रुक जाती है। केल उससे आगे कहता है, क्या तुम एक हाथ को बना सकती हो? यह सुनकर मैरी केल से पूछती है, क्या आप एक इंसान के हाथ के बारे में बात कर रहे हैं? केल कहता है, हाँ बिल्कुल। मैरी कहती है, अगर आपको एक हाथ की जरूरत है तो मैं आपके लिए बना सकती हूँ। केल अपने मन में कहता है, क्या मुझे इसके लिए इसे अलग से कंपनसेट करना चाहिए? और फिर मैरी से पूछता है, मैरी तुम इंसानों की दुनिया में जाने के बाद क्या देखना चाहती हो? मैरी कहती है, मुझे नहीं पता, और मैंने जैसा कहा मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने बस इसके बारे में कहानियों और बुक के अंदर पढ़ा है, और मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि इंसानी दुनिया कैसी दिखती है, इसलिए मैं उसे अपनी खुद की आंखों से देखना चाहती हूँ। यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने सही कहा। ड्रैगन भी कहता है, मुझे मालूम है कि तुम कैसा फील कर रही हो। केल अपने मन में कहता है, कोई भी पर्सन कुछ भी नहीं चाहता, बस वह आजादी चाहता है। इस बात को रॉन काफी अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि जब वह केव के अंदर बंद था तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, बस उसे आजादी चाहिए थी। तभी रॉन कहता है, इंसान सच में तुम काफी अमेजिंग हो, और साथ ही साथ काफी काइंड भी। ड्रैगन की सभी बातों को सुनकर केल अपने मन में कहता है, क्या रॉन इन सभी बातों को कहने के बाद उसे हमारे टीम के अंदर ज्वाइन करवाना चाहता है? अगले सीन में हम 2 दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर केल बिकॉक से कहता है, बिकॉक जाकर एक गिलास नींबू पानी लेकर आओ। तभी रॉन कहता है, यंग मास्टर मैं लेकर आता हूँ। केल उसे रोकते हुए कहता है, नहीं तुम बैठो, और बिकॉक्स तुम जाओ। और फिर मैरी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वही एक ऐसी पर्सन है जो तुम्हारे फादर के एक नए हाथ को बनाने वाली है। और फिर अपने मन में कहता है, वो सच में मेरे ऊपर काफी बड़ा फेवर कर रही है, ऊपर से वह मेरे लोगों में से एक के हाथ को ठीक कर रही है। मुझे फ्री की चीजें काफी पसंद है, लेकिन फिर भी मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ। और फिर मैरी से कहता है, मैरी क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे एक हाथ बनाने के लिए कहा था? मैरी कहती है, हाँ मैं बना सकती हूँ। केल आगे मैरी से कहता है, असल में मुझे किसी के एहसान तले दबना अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगर तुम यहाँ से बाहर जाती हो और तुम जिस भी जगह पर रुकोगी 6 महीने या फिर 1 साल के लिए, मैं उस जगह के सभी
पैसे को पे करूंगा। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? केल की ऐसी बात को सुनकर मैरी हैरान होकर पूछती है, आपका इससे क्या मतलब है? केल मैरी से कहता है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सर्दियों में रुकने के लिए एक जगह दूंगा और वहाँ पर जितना भी खर्चा लगेगा मैं उन सभी खर्चे को पे करूंगा। लेकिन वह जगह इंसानों की दुनिया के बीच नहीं है, बल्कि वह एक गाँव है और वहाँ पर सिटी के लोग नहीं रहते। लेकिन वहाँ पर तुम खुले आसमान और एक ब्यूटीफुल नेचर को देख सकती हो। असल में केल हैरिस विलेज के बारे में बात कर रहा था और फिर अपने मन में कहता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर हैं जो काफी शानदार हैं। सच में वह नजारा काफी अच्छा है। मैरी पूछती है, क्या इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी? केल कहता है, आखिरकार कैसे? मुझे इससे कोई परेशानी होगी। और फिर अपने मन में कहता है, मैं चर्च को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पर इसके आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं होने देना है। और फिर आगे कहता है, और अगर अगले 6 महीनों में तुम सन गॉड चर्च वालों से मिलती हो तो मैं तुम्हें उन लोगों से भागने में मदद करूंगा, जिससे कम से कम तुम मरोगी नहीं। यह सुनकर मैरी हैरान होकर पूछती है, क्या यह सच में मुमकिन है? तभी हम उस इनके ऑनर को देखते हैं जो असल में 70 साल की थी और फिर केल से कहती है कि आप सच में मैरी की मदद कर सकते हैं। और असल में इस ओल्ड वुमेन को भी एल्फ द्वारा रेगिस्तान के अंदर बचाया गया था और उसके बाद उसके पास बस एक ही फैमिली है, यानी कि मैरी। और फिर इन ऑनर से कहता है, हाँ बिल्कुल जैसा मैंने कहा मैं ऐसा कर सकता हूँ और इसके साथ ही साथ मैं तुम्हें ड्रैगन के डेड माना को भी दूंगा। असल में नेक्रोमेंसर के लिए डेड माना काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिससे वे लोग काफी ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। केल आगे अपने मन में कहता है, यह रोजलिन जितना पावरफुल है, अगर मैं इसे सन गॉड प्रिस्ट के नजरों से बचा लेता हूँ तो मैं इसे और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। और ऊपर से वह रॉन के एक हाथ को बनाने वाली है, तो इसके लिए मैं कम से कम उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन केल की बात को सुनकर रॉन चिल्लाकर कहता है, यंग मास्टर आप बस मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रैगन का डेड माना काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन केल उसके बात को इग्नोर करते हुए बिकॉक्स से कहता है, बिकॉक्स जाकर जल्दी से हम सभी के लिए नींबू पानी को लेकर आओ। यह सुनकर बिकॉक्स नींबू पानी को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन रॉन काफी परेशान था क्योंकि असल में ड्रैगन का डेड माना काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और काफी पावरफुल भी। और फिर रॉन को देखते हुए कहती है, देखने से तुम काफी मस्कुलर दिखते हो और ऐसा लगता है कि तुम अपने लेफ्ट आर्म का काफी यूज करते हो। इसके लिए मुझे तुम्हारे लेफ्ट आर्म को काफी अच्छे से बनाना होगा और इसे काफी बार एडजस्ट करना होगा। केल पूछता है, इसमें कितना लंबा समय लगेगा? मैरी केल को बताती है, कम से कम 1 या फिर 2 महीने। केल कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ से बाहर चलने के बाद रॉन के ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकती हो। लेकिन मैरी कहती है, मैं काफी कंफ्यूज हूँ क्योंकि आपका ऑफर काफी अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आप सभी को परेशान नहीं करना चाहती। और फिर ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन अगर मैं ताकतवर लोगों के साथ रहती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई परेशानी होगी। ड्रैगन भी कहता है, तुम काफी स्मार्ट हो क्योंकि मैं काफी ही ज्यादा ताकतवर हूँ और अगर कोई भी मेरे सामने आया तो मैं उन सभी को पीट डालूंगा। तभी केल उठते हुए कहता है, हम यहाँ से कुछ दिनों में निकलने वाले हैं, इसलिए जल्द से जल्द तुम अपने लगेज को पैक कर लो और नींबू पानी को भी पी लेना, जिससे तुम्हें काफी अच्छी नींद आएगी। और फिर पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए मैरी से कहता है, और जल्द ही तुम हमारे शेफ के कुकिंग की आदत डाल लो क्योंकि आगे से तुम वही खाने वाली हो। अगले सीन में हम रूम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर रॉन केल से कहता है, यंग मास्टर यहाँ पर क्या हो रहा है? केल रॉन से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ। यह सुनकर रॉन के पास कोई भी शब्द नहीं बचते और फिर केल वहाँ से जाने लगता है। तभी रॉन पूछता है, यंग मास्टर क्या मैं आपके लिए स्नैक को तैयार करूँ? केल कहता है, हाँ, और उसके साथ कुछ ड्रिंक को भी ले आना, लेकिन नींबू पानी मत लाना। यह सुनकर रॉन काफी इमोशनल होकर मुस्कुराते हुए केल से कहता है, मैं समझ गया, क्योंकि असल में केल उसके लिए काफी कुछ कर रहा था और इसकी वजह से रॉन काफी भावुक हो गया था। अगले सीन में हम कुछ
कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वे सभी उस सिटी से बाहर आ गए थे और मैरी कैपिटल के सामने खड़ी थी। ड्रैगन उससे कहता है क्या यह कमाल का है? मैरी कहती है यस सर रॉन, मैं पहली बार इतने खुले आसमान को देख रही हूँ और ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं। ड्रैगन कहता है यह तो कुछ भी नहीं है, जब तुम हमारे घर से आसमान को देखोगी तो वह और भी ज्यादा कूल लगेगा और उसके बाद मैं तुम्हें डार्क फॉरेस्ट भी दिखाऊंगा। यह सुनकर मैरी उसे शुक्रिया करती है। अगले सीन में हम एक घर का सीन देखते हैं और टाशा केल से कहती है यंग मास्टर केल, हम आज यहीं पर रुकने वाले हैं। केल कहता है कि यही मेरा रूम है और फिर अपने रूम को ओपन करता है, लेकिन पहले से ही क्राउन प्रिंस केल का इंतजार कर रहा था। लेकिन अचानक से क्राउन प्रिंस को अपने सामने देखकर केल काफी हैरान हो जाता है और फिर क्राउन प्रिंस के मुंह पर ही उस कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है क्या मैं गलत रूम के अंदर चला गया था? लेकिन टाशा केल के मजे लेते हुए कहती है बिल्कुल भी नहीं, वही सही रूम था। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर टाशा केल को लाकर क्राउन प्रिंस के सामने बैठा देती है। तभी केल क्राउन प्रिंस से कहता है मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे यहाँ पर बस ग्रीट करने के लिए नहीं आए हैं। क्राउन प्रिंस केल को बताता है कि आपने सुना कि टुनका विपर किंगडम के अंदर कमांडर इन चीफ और ग्रैंड जनरल बन गया। यह सुनकर केल काफी हैरान हो जाता है और फिर अपने मन में कहता है टुनका पिछले कुछ महीनों से काफी शांत था, लेकिन फाइनली उसने अपने मूव को चला और अब वह एक ग्रैंड जनरल बन गया। इसका मतलब पहले से ही पूरा विपर किंगडम उसके हाथों में है और पूरा विपर किंगडम टुनका से हार गया। तभी केल क्राउन प्रिंस को वही ब्रेसलेट देते हुए कहता है ऐसा लगता है कि उसे अभी नहीं पता कि आप मेजेस को रिक्रूट कर रहे हैं। यह सुनकर क्राउन प्रिंस उस ब्रेसलेट को ले लेता है और कहता है हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि अभी भी मेरे किंगडम के लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता, तो आखिरकार इसके बारे में विपर किंगडम को कैसे पता चलेगा? लेकिन तभी केल काफी हैरान हो जाता है क्योंकि क्राउन प्रिंस फाइनली अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और असल में वह एक डार्क एल्फ था जिसके बारे में सभी लोगों को पहले से ही पता होगा। केल कहता है और हाइनेस आप सच में काफी अलग दिख रहे हैं। क्राउन प्रिंस कहता है यह तो आम बात है क्योंकि मैं एक डार्क एल्फ हूँ और फिर अपने ब्रेसलेट को देखते हुए कहता है यह तो काफी अच्छी बात है कि इस ब्रेसलेट के ऊपर गॉड ऑफ डेथ की ब्लेसिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपर किंगडम का हेयर बनने से पहले टुनका एम्पायर के अंदर आ जाएगा। यह सुनकर केल अपनी जगह पर रुक जाता है और फिर क्राउन प्रिंस से कहता है यह तो काफी परेशानी भरी बात है। क्राउन प्रिंस कहता है हाँ आपने सही कहा, मैं सोच भी नहीं सकता कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन जो भी हो कि आप इन सब के बाद अपनी टेरिटरी के अंदर जाने वाले हैं। केल कहता है हाँ बिल्कुल। क्राउन प्रिंस पूछता है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? केल उसे बताता है मैं वहाँ पर फार्मिंग करने के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन केल के एक्सप्रेशन को देखकर क्राउन प्रिंस कहता है लेकिन आपके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। यह सुनकर केल अपने मन में कहता है मैं सच में फार्मिंग करने जा रहा हूँ। असल में मैंने मैजिक टावर से जिस रिसर्च रूम को लाया था, मान लो वह एक बीज है, लेकिन अब उस बीज को उगाने का समय आ गया। जब मैं अपने टेरिटरी के अंदर लौटूंगा तो वहाँ पर उस रिसर्च रूम को सेटअप करूंगा और काफी सारा पैसा बनाऊंगा। अगले सीन में हम मैजिक क्रिस्टल को देखते हैं जहाँ से क्राउन प्रिंस कहता है आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है और आखिरकार ग्रैंड जनरल टुनका और जंगल की क्वीन तुम्हें अपना दोस्त क्यों कह रही है? सभी लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी केल के पास ब्लू की तरफ से एक लेटर आता है और फाइनली ओशियन पूरी तरीके से शांत हो गया था और यंग मास्टर केल वेल किंग आपको रोड ऑफ सी को दिखाना चाहते हैं। तभी क्राउन प्रिंस कहता है जो भी हो मैं ब्रेक किंगडम के प्रिंस के साथ वापस लौटूंगा और गॉड ऑफ चर्च के पॉप मारे गए और असल में उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सन गॉड चर्च के ट्विंस हैं, यानी कि सेंट और सेंटनेस। तभी वहाँ पर रॉन आता है और कहता है यंग मास्टर केल वेल ट्राइब से एक मैसेज आया है। यह सुनकर केल रॉन से उस लेटर को ले लेता है और पढ़ने लगता है। तभी रॉन केल को आगे बताता है जल्द ही फेस्टिवल होने वाला है, इसलिए अच्छा होगा कि आप भी वहाँ पर जाएं। फेस्टिवल के नाम को सुनकर वे तीनों काफी ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में फेस्टिवल? लेकिन फेस्टिवल के नाम को सुनकर केल काफी परेशान हो जाता है और फिर आगे अपने मन में कहता है जो भी हो लेकिन
फिर भी मैंने अभी अभी जो सुना उसे मैं बस ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता। तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्राउन प्रिंस केल से कहता है जो भी हो लेकिन मैं वापस ब्रेक किंगडम के प्रिंस के साथ आऊंगा। और सन गॉड चर्च का पॉप मारा गया और उसे मारने का शक उन्हीं दोनों ट्विंस के ऊपर है जिसे उस चर्च का सेंट और सेंटनेस कहा जाता है। लेकिन अचानक से वे लोग भाग गए और कहीं पर गायब हो गए। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर केल रॉन से कहता है रॉन प्लीज मिस रोजलिन को बुलाओ, लगता है अब हमें आराम करने नहीं मिलेगा। रॉन कहता है यस यंग मास्टर मैं समझ गया। लेकिन फेस्टिवल को लेकर ड्रैगन काफी एक्साइटेड था और केल से पूछता है इंसान क्या तुम फेस्टिवल के बारे में भूल गए, हमें वहाँ पर जाना ही होगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल रोजलिन से कहता है मैंने सुना है कि तीनों क्राउन प्रिंस में से एक मिस रोजलिन आपके और मेरे बारे में पूछ रहा था और फिर वह क्राउन प्रिंस के साथ एम्पायर लौट गया। क्या यह आपको अजीब नहीं लगता? यह सुनकर रोजलिन काफी शांत स्वभाव में कहती है असल में फोर्थ प्रिंस काफी बड़ा बास्टर्ड है और उसके अंदर कोई भी मैनर्स नहीं। रोजलिन के मुंह से ऐसी बात को सुनकर केल पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और फिर अपने मन में कहता है मैं पहली बार रोजलिन को इस तरह बात करता हुआ सुन रहा हूँ। और फिर आगे कहती है जब हम दोनों यंग थे तो वह नहीं जानता था कि प्रिंस का काम क्या होता है और आपको पता ही होगा कि दुनिया किसी की भी बात नहीं सुनती चाहे वह एक प्रिंस क्यों ना हो, इसलिए मैंने उसे दुनिया के बारे में बताया। रोजलिन की सभी बातों को सुनकर केल अपने मन में कहता है मैं काफी हैरान हूँ कि उसने उसे किस दुनिया के बारे में बताया होगा। तभी कमरे के दरवाजे को खोलकर वहाँ पर मैरी आती है और गुड मॉर्निंग करती है। तभी अचानक से खिड़की को खोलकर वहाँ पर ड्रैगन आता है जिसके बॉडी पर काफी सारी मिट्टी लगी थी और फिर काफी ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए केल से कहता है इंसान मैंने कुछ ढूंढा। यह सुनकर केल कहता है क्या तुमने फिर से उन्हीं चीजों को ढूंढ लिया? ड्रैगन कहता है नहीं अब की बार कुछ अलग है। यह सुनकर केल उसे साफ करते हुए अपने मन में कहता है क्या अलग, आखिरकार वह क्या हो सकता है? ड्रैगन कहता है हड्डियां, हमने काफी सारी हड्डियां ढूंढी है। केल हैरान हो जाता है। ड्रैगन और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है वहाँ पर काफी सारी हड्डियां हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। तभी मैरी केल को बताती है हमने माउंटेन के ऊपर काफी सारे हड्डियों को देखा है जो असल में किसी मॉन्स्टर के हैं और उन सभी हड्डियों की कंडीशन काफी अच्छी है, देखने से ऐसा लगता है कि उन्हें मरे हुए 2 साल हो गए। ड्रैगन कहता है और उन सभी को देखने के बाद चोइहान कह रहा था कि अगर वह उन सभी के साथ फाइट करता तो उसे भी पूरा यकीन नहीं था कि वे उन सभी को हरा पाता। तभी मैरी कहती है और मुझे ऐसा लगता है कि वे सभी बॉडीज उड़ने वाले मॉन्स्टर की हैं। तभी ड्रैगन मैरी के बारे में बात करते हुए केल से पूछता है इंसान क्या वह उन सभी हड्डियों का यूज कर सकती है, क्योंकि असल में मैरी एक नेक्रोमेंसर है और वह मरे हुए चीजों को जिंदा कर सकती है। केल कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन उन सभी की बात रोजलिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी केल आगे कहता है अगर वे सभी हड्डियां उड़ने वाले मॉन्स्टर की हैं तो वे काफी यूजफुल हो सकती हैं। यह सुनकर मैरी भी कहती है हाँ बिल्कुल, अगर हम उनके सभी बॉडी पार्ट को एक साथ जोड़ दे तो हम उन्हें फिर से जिंदा कर सकते हैं। केल पूछता है आखिरकार वहाँ पर कितने हैं? मैरी बताती है अगर हम उन सभी हड्डियों के हिसाब से बात करें तो कम से कम वहाँ पर 70 मॉन्स्टर की हड्डियां होंगी। केल पूछता है उसका साइज कितना है? मैरी उसे बताती है मुझे लगता है कि वे सभी हड्डियां किसी म्यूटेंट मॉन्स्टर की हैं। केल पूछता है तो क्या वे सभी हड्डियां किसी वाइवर्न की हड्डियां जितनी बड़ी हैं? मैरी उसे बताती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। यह सुनकर केल अपने मन में कहता है मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ के पास वाइवर्न की एक पूरी सेना है और अगर हमें उनसे फाइट करना है तो हमें उनके ऊपर लाइटनिंग या फिर फायर मैजिक का यूज करना होगा और इससे हमारा काफी नुकसान हो सकता है। और फिर मुस्कुराते हुए कहता है लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। और फिर मैरी से कहता है मैरी क्या तुम मेरी शुक्रगुजार हो? यह सुनकर मैरी कहती है हाँ बहुत ज्यादा। केल उससे आगे कहता है तो क्या तुम मुझे वापस से रीपे करना चाहती हो? मैरी कहती है हाँ बिल्कुल, अगर मैं ऐसी कर पाई तो मैं जरूर करूंगी। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे टेरिटरी के अंदर आ सकती हो और उन सभी मॉन्स्टर के हड्डियों के साथ जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकती हो, लेकिन तुम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। मैरी कहती है हाँ बिल्कुल मैं समझ गई, लेकिन अभी भी उन सभी की बात रोजलिन को समझ में नहीं आ रही थी। ड्रैगन कहता है मुझे पता था कि तुम हमें उसे यूज करने दोगे। और फिर केल आगे मैरी से कहता है मैरी अगर वे सभी मॉन्स्टर उड़ सकते थे तो क्या हम उन्हें वापस से जिंदा करके फिर उड़ सकते हैं? मैरी कहती है हाँ बिल्कुल, अगर मैं फ्लाइंग मॉन्स्टर
की बात करूं तो यह मेरा पहली बार है, इसलिए मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। यह सुनकर केल अपने मन में कहता है या ठीक है, क्योंकि इससे हम उन सभी वाइवर नाइट के खिलाफ काउंटर अटैक कर सकते हैं। और फिर अपने सेना के बारे में सोचते हुए कहता है एक स्केलेटन की सेना जो हवा में उड़ सकती है और उन सभी वाइवर नाइट से फाइट करेगी। सच में यह सोचने में काफी कूल लग रहा है। और फिर मैरी से पूछता है मैरी तुम्हें उन सभी फ्लाइंग मॉन्स्टर को कंट्रोल करने में कितना समय लगेगा। मैरी कहती है ज्यादा समय नहीं, मैं जल्द ही उन्हें कंट्रोल कर लूंगी। केल कहता है तो ठीक है जल्दी करो। यह सुनकर मैरी ड्रैगन के साथ वहां से जाने लगती है। केल उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है एक ड्रैगन जो वाइवर्न से काफी ही ज्यादा पावरफुल होता है और वाइवर्न ड्रैगन के सामने कभी भी नहीं टिक सकता। यहाँ तक कि डार्क फॉरेस्ट के अंदर उस दलदल के अंदर अभी भी एक ड्रैगन की लाश पड़ी हुई है और हम उसका भी यूज कर सकते हैं। और फिर उनके जाने के बाद रोजलिन से कहता है मिस रोजलिन। रोजलिन कहती है हाँ। केल उससे आगे कहता है मैं अभी आपको जिस बारे में बताने वाला हूँ वह चीज काफी ही ज्यादा सीक्रेट है और उसके बारे में बस कुछ ही लोगों को पता है। असल में नॉर्थ के नेशन ने एक अलायंस को फॉर्म कर लिया है। रोजलिन हैरान होकर कहती है यंग मास्टर आपका इससे क्या मतलब है। तभी केल रोजलिन से कहता है मिस रोजलिन क्या आपको पता है। और फिर मुस्कुराते हुए आगे कहता है उन्हें ऐसा लगता है कि वे लोग ही सिर्फ अलायंस को फॉर्म कर सकते हैं, उन्होंने हमें कम समझ रखा है। तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद इसका एक और एपिसोड आएगा जिसके साथ हमारे इस सीरीज का सीजन 3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और मैं उस एपिसोड को सभी एपिसोड के साथ मर्ज कर अपलोड कर दूंगा। इसलिए सीजन 3 के लास्ट एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।